साथियों नमस्कार। साहस, शौर्य, हिम्मत, बलिदान ये किसी एक राष्ट्र की बकौते नहीं हुआ करते, किसी एक समाज या व्यवस्था पर इसका अधिकार नहीं हुआ करता। ये ऐसा साहस, ऐसा बलिदान दुनिया के हर राष्ट्र में मिलेगा। छोटे से छोटे राष्ट्र में आपको इस तरह के उदाहरण मिल जाएंगे, कहानियां मिल जाएगी, और बड़े से बड़े राष्ट्र में मिल जाएगा। और आज हम एक ऐसी कहानी लेकर के आए हैं कि दुनिया के छोटे से राष्ट्र ने अपने साहस और बलिदान की बदौलत दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत फ्रांस और अमेरिका को नाकों चने चबा दिए, उनको हरा करके अपने देश से भगा दिया। तो साथियों, ये कहानी है वियतनाम की। एक तरफ वियतनाम जैसा छोटा सा राष्ट्र है और दूसरी तरफ फ्रांस की हजारों सैनिकों की सैन्य शक्ति, और दोनों के बीच में युद्ध होता है। तो किस तरह से फ्रांस की सेना को आत्मसमर्पण करने को मजबूर होना पड़ता है, ये आज हम इस कहानी को लेकर के आए हैं। तो साथियों, ये कहानी है वियतनाम के इतिहास में 1954 से संबंधित है। ये वियतनाम में एक छोटी सी जगह है दिएन बिएन फू। और ये दिएन बिएन फू क्योंकि अगर आप कभी वियतनाम का नक्शा भी देखें तो वियतनाम एक लंबी सी पट्टी है, और उस पट्टी में जो दिएन बिएन फू है वो वियतनाम के बिल्कुल एक्सट्रीम में एक कोने पर स्थित है। और उसी दिएन बिएन फू के पास लाओस है, कंबोडिया है, दूसरी भी कई कंट्रीज हैं जो कि एक तरफ है, और दूसरी तरफ पूरा वियतनाम है। तो साथियों, वियतनाम में फ्रांस की एंट्री 1857 से हुई थी, और वियतनाम के छोटे से टुकड़े को, दक्षिण वियतनाम को फ्रांस ने अपना उपनिवेश बना लिया, फ्रांस ने अपने एक गुलाम राष्ट्र बना लिया। और जब गुलाम राष्ट्र बनाया तो उसके बाद से वियतनाम के नागरिकों को यह फ्रांस की सत्ता रास नहीं आ रही थी। संघर्ष चलता रहा। फ्रांस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में वियतनाम को, पूरे वियतनाम को आजादी देने का वचन भी दे दिया। लेकिन फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है खत्म हुआ, फ्रांस अपने उस वादे से मुकर गया, और जब वादे से मुकर गया तो वियतनाम के सामने भी समस्या हो गई कि कैसे निपटा जाए। और वियतनाम के नेताओं ने उसके बाद एक संकल्प को दोहराया कि अब सैन्य संघर्ष ही एकमात्र रास्ता है जिसके जरिए हम फ्रांस की बड़ी भारी भरकम सेना को हटा सकेंगे। फ्रांस का जो सबसे बड़ा सैन्य अड्डा था वो दिएन बिएन फू में था। और दिएन बिएन फू साथियों, अभी जो वर्तमान राजधानी है होची मिन्ह सिटी, उस होची मिन्ह सिटी से 1274 किलोमीटर दूरी पर है, और जैसा मैंने कहा लाओस के बॉर्डर पर है। उस दिएन बिएन फू में फ्रांस के 50,000 सैनिक जमा थे। बहुत अच्छा खासा सैनिक अड्डा था, और फ्रांस के सैनिकों का अंतिम उद्देश्य था होची मिन्ह सिटी पर कब्जा करना, जो कि उत्तर वियतनाम में है, और दिएन बिएन फू दक्षिण वियतनाम के हिस्से में था। और कुल मिलाकर के फ्रांस के सैनिकों का उद्देश्य यह था कि वियतनाम के सैनिकों की सप्लाई लाइन को काट देना और पूरे के पूरे वियतनाम को अपने कब्जे में ले लेना। और जब वियतनाम की सेना ने अपने संघर्ष की रूपरेखा तय की साथियों, तो वियतनाम के इतिहास में दो हीरो बड़े महत्वपूर्ण रहे। पहला तो वहां के प्रधानमंत्री, जो भी बाद में राष्ट्रपति भी बने, प्रधानमंत्री हो ची मिन्ह, जिन्होंने 1890 से 1969 तक इस देश का नेतृत्व किया, और 1946 से 1955 तक वो प्रधानमंत्री भी रहे, बाद में राष्ट्रपति बने। और दूसरे थे जनरल जिया, जिन्होंने की वियतनामी सेना का नेतृत्व किया, वियतनाम के सेनाध्यक्ष थे। और साथियों, जनरल जिया, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ नहीं, सिर्फ 8वीं पास करती, लेकिन अपने हिम्मत और धैर्य के बल पर वो सेनाध्यक्ष के पद पर पहुंच गया। सबसे पहले जनरल जिया ने देखा कि ये सेना जो है वो लाओस के बॉर्डर पर है, और लाओस उस समय फ्रांस के सेना के अधिकार में था। तो सबसे पहले तो उन्होंने एक काम किया कि अपने सैनिकों को निर्देश दिया कि लाओस के बॉर्डर को सील कर दिया जाए, क्योंकि अगर हम फ्रांस के सैनिकों को अटैक करेंगे तो फ्रांस का हो सकता है कि लाओस में जाकर के छिप जाए, और लाओस चूंकि स्वतंत्र राष्ट्र है तो वहां पर वियतनामी सेना का अधिकार नहीं चलेगा। तो सबसे पहले उन्होंने लाओस की सीमा पर जाकर के अपने सैनिकों को इकट्ठा किया, वहां पर उस सेना को सील किया बॉर्डर को, ताकि जब भी फ्रांस के सैनिकों पर मार पड़े तो लाओस में भाग ना सके, उनको वहीं मार दिया जाए या वहीं उनको आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया जाए। जब वियतनाम के सैनिकों की गतिविधियां देखी तो फ्रांस ने अपना सेनाध्यक्ष मिस्टर नवारे, अब वो सेनाध्यक्ष अमेरिका में प्रशिक्षित सेनाध्यक्ष था, हाईली क्वालिफाइड सेनाध्यक्ष। अब देखिए, एक तरफ हाईली क्वालिफाइड सेनाध्यक्ष अमेरिका में जिसको प्रशिक्षण मिला, और दूसरी तरफ 8वीं पास होती सेनाध्यक्ष है। और जब नवारे ने अपने सैन्य सलाहकारों से चर्चा की
कि वियतनाम को किस तरह से हराया जा सकता है, तो उनके सैन्य सलाहकारों ने एक ही बात कही कि साहब ये सेना अनुभवहीन सेना है, इनके पास हथियार नहीं है, गोला बारूद नहीं है, सप्लाई नहीं है, रसद नहीं है, तो इस सेना को सिर्फ 3 या 4 दिन में इसको नेस्तनाबूद किया जा सकता है, उनको हराया जा सकता है। और जब पूरी तरह से आश्वस्त हो गए तो उसके बाद दिएन बिएन फू पर फ्रांस के सेना ने 15,000 और सैनिकों को भी एयर ड्रॉप किया, हवाई छतरियों से उनको उतारा गया। क्यों? क्योंकि लाओस पर जो सप्लाई लाइन थी, वो सप्लाई लाइन पर पहले से वियतनाम के सैनिक जमा हो चुके थे और फ्रांस के सैनिकों को ये पूरी तरह से विश्वास हो चुका था कि एयरशिप को कब्जे में नहीं कर पाएंगे, एयर सुप्रीमेसी वियतनाम की बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए हम एयर अटैक करेंगे और एयर अटैक करने के बाद वियतनाम नेस्तनाबूद हो जाएगा। फ्रांस की सेना के पास जो हथियार थे उसमें अमेरिकन चैफी टैंक भी थे, हॉवित्जर तोपें भी थी। हॉवित्जर तोपें इंडियन आर्मी के पास भी 1985 में आई है, लेकिन 1954 में उनके पास हॉवित्जर तोपें भी थी, लाइट कैलिबर मशीनरी भी थी। और इसके साथ साथ अल्जीरिया, मोरक्को, इन सेनाओं की, क्योंकि वहां पर भी फ्रांस का अधिकार था, वहां के सैनिकों को भी शामिल कर लिया गया और कुल मिलाकर के 80,000 सैनिकों का साथियों जमावड़ा दिएन बिएन फू पर कर दिया गया। जब सारी तैयारी देखी तो वियतनाम ने सबसे पहले पुराने हथियारों को ठीक किया, एंटी एयरक्राफ्ट गन को जो चाइना से उनको मिल सकती थी और जो पुरानी चाइना के पास गन थी उनको ठीक किया गया, ताकि कभी भी एयर अटैक हो तो एंटी एयरक्राफ्ट गन से उनको परेशान किया जा सके। और वियतनाम ने अपने 50,000 सैनिकों को दिएन बिएन फू पर तैनात करने का आदेश दिया गया। और साथियों, जो सैनिकों को तैनात किया गया, ये इसकी सबसे बड़े स्वर्णिम पक्ष है। सबसे पहले तो हो ची मिन्ह सिटी तक पहुंचने वाली सड़क को तोड़ दिया गया ताकि किसी भी तरह से फ्रांस के सैनिक ना पहुंच सके। जब मेन रोड को तोड़ दिया गया तो उसके बाद सिर्फ एक रास्ता था दिएन बिएन तक पहुंचने का, वो था कीचड़ भरा रास्ता, पहाड़, नदी, नाले, किसी भी तरह की कोई अप्रोच रोड नहीं। और उस अप्रोच रोड पर वियतनामी सैनिकों को चलाया गया। और आज तक के इतिहास में ये पहली घटना थी जिसमें कि समाज और राष्ट्र के हर वर्ग ने अपना योगदान दिया। साइकिल सवारों को लगाया गया, साइकिल पर तोपें ले जाएगी, ठेला गाड़ी जिसके पास ठेलों को लगाया गया, स्काउट्स को लगाया गया, घुटने घुटने तक पैदल चल करके, कीचड़ में चल करके सैनिक पहुंच रहे, छोटे छोटे टेम्पुओं को लगाया गया और इस तरह से सैनिकों को पहुंचाया गया। और इसके साथ ही साथ 90 किलोमीटर लंबी टनल को खोदा गया ताकि फ्रांस के सैनिकों को पता नहीं चल सके कि वियतनाम के सैनिकों की हलचल किस तरह से हो रही है। और जो टनल खोदी गई, टनल इस तरह से खोदी गई कि टनल के जो मुंह खुले वो दिएन बिएन फू से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर फ्रांस की सेना के सामने जाकर के टनल के मुंह खुले। जब टनल के मुंह खुल गए, रसद सामग्री पहुंच गई, उसके बाद उन्हीं टनल के मुहासों पर उन तोपों को लगाया गया, एंटी एयरक्राफ्ट गन को लगाया गया, जिससे फ्रांसीसी सेना सीधे उनके कंट्रोल में आ सके। और 31 जनवरी 1954 को वियतनाम ने पूरी तरह से पूरी ताकत के साथ वहां पर जब अटैक किया, और जब अटैक किया तो फ्रांस के उस समय साथियों 90,000 सैनिक थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक छोटी सी सेना, गरीब सैनिकों की सेना इस तरह से अटैक कर सकती है। और 5 दिन के अंदर अंदर फ्रांस की एयर सुप्रीमेसी खत्म कर दी गई। एयर सुप्रीमेसी किस तरह से खत्म कर गई? क्योंकि उसके पास फाइटर प्लेन्स तो बहुत बढ़िया थे, लेकिन सारे के सारे हवाई अड्डों को तहस नहस कर दिया गया, तोड़ दिया गया। और बमबारी इतनी जबरदस्त थी कि पहले दिन फ्रांस के 4 अच्छे खासे कमांडर वहां पर लहूलुहान के मारे जा चुके थे। और उसके बाद जब पूरा अटैक हुआ तो 8 दिन के अंदर साथियों 45,000 फ्रांसीसी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। दुनिया के इतिहास की 1000 सालों की पहली ऐसी लड़ाई थी कि जब किसी महाशक्ति के 45,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने को मजबूर होना पड़ा। कई बड़े बड़े फ्रांस के जनरल्स और सैन्य अधिकारी थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली। और उसके साथ ही साथ 1800 सैन्य अधिकारी थे, वो लाओस भाग गए। और उसके बाद जब आत्मसमर्पण कर दिया गया तो फ्रांस के लिए इतनी ज्यादा शर्मिंदगी की बात थी कि कहते हैं कि 6 घंटे तक इस न्यूज को दबाया गया, फ्रांस की जनता के सामने दिखाया नहीं गया। और जब फ्रांस की जनता को 6 घंटे बाद बताया गया कि फ्रांस की सेना ने वियतनामी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया गया है, तो पेरिस की सड़कों पर लोग जो है उत्पात करने लग गए, खून खराबा हो गया वहां पर। क्योंकि फ्रांस के लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि इतना जबरदस्त रूप से वियतनाम पर अटैक करेगा और आत्मसमर्पण करना पड़ जाएगा। और साथियों कहते हैं
कि वियतनाम की सेना के पास ट्रक भी इतने ज्यादा नहीं थे। जब 45,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया तो 600 किलोमीटर दूर जो प्रिजनर कैंप बनाए गए थे, उनको रखने के लिए जेलें बनाई गई थी, वो 600 किलोमीटर दूर थी और 600 किलोमीटर तक उन कैदियों को, फ्रांसीसी कैदियों को पैदल चला करके वहां तक ले जाया गया और उसके बाद उनका आत्मसमर्पण हुआ। तो साथियों, इतनी जबरदस्त साहस और शौर्य से भरी कथा वियतनामी सैनिकों की है। और वैसे भी कहते हैं कि वियतनाम अपने साहस और शौर्य के लिए माना जाता है, पूरी दुनिया में उसका लोहा मानते हैं। और उसके बाद उस पूरे वियतनाम को 2 टुकड़ों में बांटा गया। उत्तर वियतनाम हो ची मिन्ह के हिस्से में आया और दक्षिण वियतनाम अमेरिकी प्रभुत्व में चला गया। और फिर देखिए, दक्षिण वियतनाम में अमेरिका की फौजी आई और 30 साल बाद अमेरिका की फौजियों को भी वियतनाम ने उसी तरह से भगाया जिस तरह से कि फ्रांस के फंडों को भगाया था। तो कहने का मतलब साथियों कि जो साहस होता है, हिम्मत होती है, बलिदान का जो जज्बा होता है, वो किसी एक राष्ट्र की बकौती नहीं होती। हर जगह आपको इस तरह के उदाहरण मिलेंगे। तो हमने सोचा कि आपको वियतनाम के सैनिकों की बहादुरी और उनके जज्बे से आज अवगत कराया जाए। अगले सप्ताह फिर एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।